जो खास करके गरीबों के लिए अन्न देने की बात जो आई है कोविड मैनेजमेंट के बाद, वैक्सीन डोजेज ये भी दी गई हैं, 80 करोड़ लोगों को दी गई। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर ऐसे लोगों को निकालने के लिए सारा काम किया गया। 25 करोड़ लोगों की गिनती, और ये स्पीड अपने देश की जो बनी है, इसमें से दुनिया के लोग भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि इस प्रकार से गरीबी रेखा के बाहर कैसे लोगों को लाया गया है। गरीबों को मोबाइल सर्विस, नेट कनेक्शन, इंटरनेट की सुविधा ये बहुत तेजी से बढ़ी है। इस पर भी जो भी इंटरनेट की सेवाएं हैं गांव-गांव में पहुंचे, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर इंटरनेट की, वाईफाई की सुविधाएं दी जाए, इसका भी लाभ हुआ है। इसका अगर मैं आंकड़ा बताता हूं तो 2014 में इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग करने वाले लोग 17 करोड़ थे, जो आज बढ़कर के 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। तो ऐसी इतनी बड़ी संख्या में जब ये कम्युनिकेशन का, एक मीडिया का, एक नेट इंटरनेट की कनेक्शन का सुविधा लोगों को मिलती है, तो ये जीवन को सरल करने वाली बात है। इसमें हमारी जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग है, ये दुनिया भर में पहले 83rd रैंकिंग थी, आज 49th रैंकिंग है। देखा जाए तो काफी सुधार हुआ है, फिर भी और इसकी आवश्यकताएं हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसा हमको मालूम है कि इस बार पहली ही जो बजट की यानी कैबिनेट का फैसला था, 3 करोड़ नए घर ये दिए जाएं, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में। इसका भी प्रावधान जो किया गया है, इस बार 78,000 करोड़ रुपए का बजट जो है ये इसके लिए रखा गया है। ऐसे ही जो योजना है आयुष्मान की, आयुष्मान भारत के लिए भी 5 लाख रुपए का बेनिफिट सभी बीपीएल परिवारों को तो मिलता ही है। 70 वर्ष से ऊपर ऐसे परिवार के हर सदस्य को, उसमें कोई लिमिट इनकम की नहीं है, उसमें 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए अतिरिक्त ये जो आयुष्मान भारत की ये सहायता देने का भी घोषणा की गई है। और टोटल हॉस्पिटल अभी तक जो एम्पैनल हो चुके हैं, 31,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स में एम्पैनलमेंट हो गए हैं, जिन पर इलाज वो जाकर के करा सकते हैं। अभी आयुष्मान के कुल बेनिफिशरीज 55 करोड़ ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 6 करोड़ ये सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको भी लिखा जा चुका है, इसमें रजिस्टर किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ये भी 10 साल पहले और प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी घोषणा की थी लाल किला से, जब लोगों ने मजाक में उड़ाया था कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता जैसी बात की घोषणा कर रहा है और कोई विषय नहीं था क्या। ऐसा मजाक भी किया गया, लेकिन उस स्वच्छता को देश और दुनिया ने सराहा कि आज हमारा जो 10 साल पहले जिस प्रकार गांव की, शहरों की, गलियों की, नालियों की, तालाबों की जो दुर्दशा होती थी उसको सुधार करके आज एक वातावरण बना है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक जब भी रैंक में कोई फर्स्ट शहर आता है तो मध्य प्रदेश का इंदौर आता है, लगातार पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से आ रहा है। बल्कि कुछ लोगों को ये परेशानी हो गई कि अगर फर्स्ट एक ही शहर को आते रहना तो फिर हमने काम क्यों करना है। उसका हम रास्ता निकाल रहे हैं कि हर वर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उसको कोई नया नाम देंगे ताकि अगली बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आए। क्योंकि कुल संख्या शहरों की 4,900 है। नुकसान नहीं होगा, उनके लिए अलग से कंपटीशन कराएंगे, कोई एक अलग क्लब बना देंगे, लीग बना देंगे, उस लीग में कंपटीशन उनका अपना होगा। लेकिन जो नए बेचारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना चाहते हैं उनके ऊपर बंधन ना लगे, उनका कंपटीशन चलता रहे। तो एक सबके अनुकूल है। आखिर तो सफाई की एक चिंता करनी, व्यवस्था करनी है, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले इनका जब कंपटीशन होगा तो उसमें भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। जो मेंटेन नहीं करेगा उसको फिर सांप काटे, पीछे जाए, दूसरों को मौका मिले। एक वर्ग है
जो हाथ से काम करता है कारीगर, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना जो शुरू की है उसका भी 5,100 करोड़ रुपए का बजट किया है। जो ये आर्टिजन्स हैं, कलाकार हैं, छोटा मोटा हाथ का काम करते हैं, इनकी तरफ भी कभी किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन इन सबको भी 2,64,00,000 लोगों को भी रजिस्टर कर लिया है। इनको भी उसी प्रकार से सहायता देने का क्रम ये शुरू किया है। कुछ वर्गों को 3,000 रुपया जो पेंशन की बात है उसमें एक श्रम योगी मानधन योजना भी है, इनको भी पेंशन नहीं है। इसमें 6,000 रुपया साल का जो दिया जाता है, उसमें जैसे किसान कल्याण है ऐसे ही श्रम योगी है, ऐसे लघु व्यापारी है, तो इनकी भी बजट 244 करोड़ रुपए अलग से है। 46 लाख वर्कर्स इसमें एनरोल हो चुके हैं, जिनको वर्ष में ये 6,000 रुपया और ये मिलता है 3 किस्तों में। युवाओं के लिए इस बार बजट 3 गुना किया गया है 13-14 से, यानी उस समय 1,200 करोड़ रुपया था, इस समय 3,800 करोड़ रुपया है। तो 3,800 करोड़ रुपया युवाओं के लिए और बजट जो है इसमें तय किया गया है, उनके खेलों के लिए, उनकी यूथ एक्टिविटीज के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये जो स्कूल्स हैं, इनमें बच्चों को इनोवेशन के या विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करने के अटल टिंकरिंग लैब से ये जो लैब शुरू की गई है, 50,000 स्कूलों में ये लैब जो है इस बार स्थापित होगी। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट व्यवस्था पहुंचे, इसका भी डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज बढ़े, ताकि बच्चे भी, स्कूल में जाने वाले भी, उनको भी इंटरनेट की क्लासेस से उनको लाभ मिले। गांव के अंदर, गांव में जो लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, वो भी ज्यादा से ज्यादा काम करें। गांव की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर के साथ अपने आप को काम कर सके, तो इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस जिनकी संख्या 10,000 नए मेडिकल कॉलेज की सीटें 2025 में जोड़ी जाएंगी, और अगले 5 साल की प्लान है 75,000 नई सीटें, नए मेडिकल कॉलेज खोलना और नई सीटें, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो और कैसे मजबूत हो। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता इस नाते से की जा रही है कि नई नई स्कीमें, ऐसे ही पैरामेडिकल स्टाफ, इसको बढ़ाने की भी नई योजनाएं हैं। केवल डॉक्टर्स नहीं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम ये शुरू की है, ताकि हायर एजुकेशन में, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, आईआईटीज है, ऐसे सब बच्चों को रिसर्च फेलोशिप के अंदर 10,000 फेलोशिप का एक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करने का एक कार्यक्रम, इसकी भी सुविधा उनको दी जाएगी। आईआईटीज को भी इसमें बढ़ाया जा रहा है। 5 आईआईटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसमें और बढ़ाया जा रहा है। 23 आईआईटीज इसके अंदर, स्टूडेंट्स इन 23 IITs doubled from 65,000 to 1,35,00,000 in the last 10 years, यानी 10 साल में IITians की 23 जगह पर 1,35,000 IITians इस समय जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10 साल पहले सिर्फ 65,000 ही थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन में खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किलिंग के बिना आज पढ़ाई लिखाई में तो हम शायद बहुत से एजुकेशन बना रहे हैं, लेकिन स्किलिंग का एक जो स्टूडेंट्स इन 23 IITs doubled from 65,000 to 1,35,00,000 in the last 10 years, यानी 10 साल में IITians की 23 जगह पर 1,35,000 IITians इस समय जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10 साल पहले सिर्फ 65,000 ही थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन में
खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा विषय आज देश और दुनिया में इसकी ओर ध्यान जा रहा है। तो इस ओर भी 500 करोड़ रुपए का एक आउटले प्लान बनाया है कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हम लोग करें। एम्प्लॉयमेंट देने की जो योजनाएं हैं, कौशल विकास, स्किलिंग के बिना आज पढ़ाई लिखाई में तो हम शायद बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन स्किलिंग का एक जो कमी महसूस होती है देश और दुनिया में कि लोगों को कुछ ना कुछ हुनर आना चाहिए, सिखाई होनी चाहिए। जैसे स्किलिंग के बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, उसके कारण से पिछले 10 साल में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश का 4.9% था, वो अब 3.2% रह गया, अर्थात हमने 35% जो उसमें कमी लाए हैं। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी कम हो रही है। और इसके अंदर एक विशेष बात है कि वुमेन लेबर फोर्स, इसका पार्टिसिपेशन रेशियो ये बढ़ा है। कामकाजी महिलाओं की संख्या ये बढ़ी है, जो 2012 में कुल 22.6% महिलाओं की ये फोर्स होती थी काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, अब वो 41.7% हो गई है। अर्थात बड़ी मात्रा में महिलाओं का जो काम करने वाली महिलाओं का संख्या ये बढ़ रही है। मुद्रा लोन, इसको भी पहले कोलेट्रल फ्री जो था वो शायद 5 लाख था, इसको 10 लाख रुपया कोलेट्रल फ्री कर दिया गया है और इसकी सीमा भी जो है वो 1 करोड़ रुपए तक है। बेनिफिशरीज 47 करोड़ ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो मुद्रा लोन से लाभ ले रहे हैं। इसमें भी 69% हैं वो महिलाएं हैं। मुद्रा लोन का ज्यादा लाभ महिलाएं ले रही हैं अपने छोटे बड़े कामकाज में, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। स्टार्टअप्स अपने आप में एक बड़ा विषय है जो देश के युवाओं में बहुत प्रचलित हो रहा है। कोई भी स्टार्टअप अपने आइडिया के साथ नया कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसको अभी अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन स्टार्टअप्स की योजना के बाद उसको लोन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गए हैं। 10 करोड़ रुपए तक का भी लोन उसको मिल जाता है। तो अपने छोटी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे उदाहरण आए हैं। मैं कई बार एक उदाहरण याद करता हूं, देता हूं। बहुत छोटा सा काम उसने शुरू किया था। मैं ही एक ऑफिस का उद्घाटन करके आया था। ये जो होटल के रूम्स लेते ना, कौन से 2016 में एक 20-25 कमरों से काम शुरू किया था। आज शायद पूरे दुनिया भर में लाखों कमरों का नेटवर्क, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, सब दूसरों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ओयो का एक नेटवर्क बनाया स्टार्टअप ने और लाखों की संख्या में कमरे। आज किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अपना फंक्शन करना होता है, ओयो को बुलाओ, उससे लो 5,000 कमरे, उससे 10,000 कमरे। तो ऐसे एक अलग अलग विषयों में और स्टार्टअप्स ने अपना काम शुरू किया है। मोदी जी ने एक बार कहा था, यूथ इज लर्निंग फ्रॉम बीइंग ए जॉब सीकर टू ए जॉब क्रिएटर। आज कई यूथ ऐसे हैं जो दूसरों को भी नौकरियां देने जैसे स्टार्टअप्स की संख्या केवल 350 थी और अभी 1,60,000 स्टार्टअप्स ये रजिस्टर हुए हैं। यानी कोई मल्टीप्लिकेशन का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। स्टार्टअप्स को काफी रियायतें दी हैं कई चीजों में। उनकी पेटेंट की फाइलिंग अगर कोनो को करनी है तो उसके अंदर 80% का रिबेट देते हैं। अगर स्टार्टअप ने कोई नई चीज बनाई है तो जो आम आदमी को कोई चीज करानी होती है पेटेंट, तो उसको स्टार्टअप नया आदमी उसको 80% तक छूट है ताकि उसको बढ़ने का मौका मिले। 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड जो है वो पर्पस फंड बनाया गया है जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन ऐसे सभी स्टार्टअप्स को ये मिल सकेगा। इस प्रकार खेलो इंडिया का भी बजट ये निरंतर अपना बढ़ रहा है। 1,000 करोड़ रुपए का इस बार बजटरी एलोकेशन खेलो इंडिया के लिए किया गया है और देश लगातार युवा हमारे खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। इसकी तालिका
2012 में पैरालंपिक्स का एक मेडल आया था 2012 में, जो 2024 में इस बार 29 मेडल आए हैं पैरालंपिक में, जो इंटरनेशनल खेल होते हैं उसके अंदर। तो किस स्पीड से हमारे खेलों में हमारे पैरालंपिक में भाग ले रहे हैं, जिनको कोई स्कोप नहीं होता। और जो एशियन गेम्स के मेडल सामान्य मेडल हैं, 2014 में जो 57 आए थे, 2022 में उनकी संख्या बढ़ के 107 हो गई, डबल। तो हम खेलों में भी काफी आगे बढ़ रहे हैं, खेलों के प्रति भी बहुत ज्यादा हमारे लोग रुचि ले रहे हैं। एथलीट्स की संख्या इस समय जो ट्रेनिंग में इसका लाभ लेते हैं इस बजट का, तो 23,080 एथलीट्स ऐसे हैं जिनको इस सपोर्ट किया गया इस खेलो इंडिया के माध्यम से। 23,000 स्पोर्ट्स को हमारे किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, ऐसे 100 जिलों में जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्टिविटी लो है, जहां लोगों की प्रोडक्टिविटी होती है लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्थाएं नहीं है, जहां लोगों को नो हाउ खेती के कामों में उसका मिलता कम है, तो ऐसे 100 जिलों के लिए इस योजना को शुरू किया गया, जिसके अंदर 1,70,00,000 लोग जो हैं इसका बेनिफिट ये उठा सकेंगे। यूरिया के लिए भी आसाम में 3 प्लांट्स ये लगाए जा रहे हैं। 12.7 लाख मेट्रिक टन ये यूरिया जो है उसमें पैदा होगा। 3 नए प्लांट्स की ये अवेलेबिलिटी की गई है। दालों की आत्मनिर्भरता बढ़े, तो इस नाते से अरहर है, तूर है, इस प्रकार की कई दालों का विशेष उसमें सेल्फ सफिशिएंसी हमारी पल्सेज में हो जाए, इसके लिए भी एक विशेष प्रावधान किया गया है। बिहार में मखाना फार्मर्स के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया है, वहां मखाना बहुत होता है, तो मखाना बोर्ड ये बिहार के अंदर ये एक बनाया गया है। रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी पहले से भी व्यवस्था है, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो पहले 3 लाख रुपए होती थी, अब किसानों के लिए उसकी लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 7,70,00,000 फार्मर्स इस शॉर्ट टर्म लोन का फायदा इसमें ले सकते हैं। फिशरी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अनलॉकिंग ऐसा पोटेंशियल जो है मैराइन सेक्टर के अंदर, इसके ऊपर भी बजट दिया गया है और उसमें कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकें, फिश एक्सपोर्ट्स को एक्वाकल्चर के माध्यम से इसको प्रमोट किया जाएगा। और फिशरी जो है 60,000 करोड़ रुपए की फिशरी का एक्सपोर्ट ये हो, इसका टारगेट रखा गया है। किसान सम्मान निधि जैसा मैंने बताया, उसका भी 6,000 रुपया प्रति किसान 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, जिसकी बजटरी एलोकेशन जिसका 63,500 करोड़ रुपया है। 11 करोड़ किसान उसके बेनिफिशियरी हो गए। इसी प्रकार किसान डिजिटल तरीके से उसको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो उनके लिए भी एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इसकी स्थापना की जा रही है कि जो 11 करोड़ फार्मर्स को डिजिटल आईडी के माध्यम से जोड़ेगा और वो अपनी फसल का ब्यौरा, क्या चीज पैदा कर रहे हैं, कितनी पैदा होने वाली है, पैदा हो गई तो मंडी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। इन मंडियों में कहीं भी मंडी में जाकर के बेचेगा तो उसका सारा रिकॉर्ड वहां रहेगा, ताकि इसके अंदर उसको बिक्री आसान हो जाए और फिर जो फसल बेचता है उसको पैसा उसके खाते में सीधा डीबीटी से पहुंच जाए। तो इस प्रकार डिजिटल सिस्टम में किसानों को लाया जा रहा है सारे देश भर में। सभी स्टेट्स अपनी अपनी योजनाएं इसमें सब बना रहे हैं और इसके अंदर 2.5 लाख युवाओं को जॉब भी मिलेगा इस मिशन के माध्यम से, कि उन किसानों के इस डिजिटल ऑपरेशन के लिए जो अलग अलग जगह कंप्यूटराइज सिस्टम खड़ा करेंगे, तो ऐसे 2.5 लाख पंचायतों में 2.5 लाख यूथ, इनको भी ये काम रोजगार मिलेगा। पीएम फसल बीमा योजना पहले से चल रही है। इस फसल बीमा योजना के भी आंकड़े हैं कि इसके अंदर कई बार क्लेम का जो झगड़े हैं, उस क्लेम्स को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। 23 करोड़
लोगों के जो क्लेम हैं वो इस सिस्टम के माध्यम से पिछले सालों में सॉल्व किया गया। बेनिफिशियरी 4 करोड़ फार्मर ऐसे हैं जिनके कोई न कोई विवाद कंपनियों के साथ रहे, उसको भी सॉल्व किया गया है। और इसमें 6 करोड़ हेक्टेयर एरिया, इस एरिया का जो इसका इम्पैक्ट है फसल बीमा योजना का, ऐसे लोगों को जो क्लेम है वो मिले हैं। और जो ग्रॉस इंश्योर्ड अमाउंट 2 लाख करोड़, जो इंश्योर्ड अमाउंट था 2 लाख करोड़ रुपए का था। एक बहुत बड़ी इकॉनमी इस कारण से किसानों को इसका लाभ हुआ कि जो फसल खराब हो जाती थी, पहले कोई पूछता नहीं था, बताता नहीं था, लेकिन फसल बीमा योजना के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए की सपोर्ट ये किसानों को ये की गई है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी लगातार हमारा बढ़ रहा है। अभी 48 बिलियन US$, इतना एक्सपोर्ट हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हुआ है, जो कभी 13-14 में बंद हो गया, 37 उन्हीं का मोबाइल रखा था बिलियन USD होता था। अब उसमें बहुत बढ़ोतरी हमारी हो रही है, खास करके पैडी है, वीट है। हो गया, अरे हो गया, कम हुआ, बासमती, ये सारी चीजें इसमें हटाया था तो कम हो गया। एग्रीकल्चर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 900 करोड़ रुपया अलग से इसमें ये लगाया गया है। तो आंकड़े तो बहुत है, लेकिन आंकड़ों के बजाय क्या क्या चीजें, क्या क्या विषय हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया, उसके मैं नाम ही बता रहा हूं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इसकी ओर भी बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें दूध की प्रोडक्शन बढ़े, इस पर भी फोकस किया गया है। जैसे 13-14 के अंदर हमारा जो पर एनिमल पर ईयर, जो उसका दूध की मिल्किंग होती थी 1648 किलोग्राम थी, जो अब पर एनिमल पर ईयर 2048 किलोग्राम है। अर्थात पशुओं की यानी दूध देने की कैपेसिटी भी कैसे बढ़े, उसके ऊपर भी लगातार इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन में और ये काम हो रहा है। ऐसा है महिलाओं का सशक्तिकरण, उसमें भी महिलाओं सेंट्रिक जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसके अंदर चाहे उनकी रोजगार की बात है या उनके स्वास्थ्य संबंधी बात है, आंगनबाड़ी और पोषण, इस कार्यक्रम में भी कुल मिलाकर जो बेनिफिशरीज हैं, जो इनको सपोर्ट जो दी जा रही है, 8 करोड़ चिल्ड्रन हैं, 1 करोड़ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स हैं। तो इस प्रकार महिलाओं का, लड़कियों का, बच्चों का ये ध्यान रखने के लिए 12,500 करोड़ रुपए का और ये बजट जो है ये दिया गया है, जो 3.5 गुना है 13-14 से। नारी शक्ति वंदन अभी जो अभियान 2023 में लिया था, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 33% जो महिलाओं का आरक्षण रहेगा चुनावी व्यवस्थाओं में, वो बिल भी इस बार जो है वो आ रहा है, लाया जाएगा, जिसके कारण से 33% की सुनिश्चितता ये सब हो जाएगी। आशा वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स, इनको भी आयुष्मान भारत योजना के अंदर जोड़ा गया है, ताकि उनके और उनके परिवार की स्वास्थ्य की चिंता ये सब की जा सके। ये भी ले जाए। पीएम उज्ज्वला योजना, इसमें 12,100 करोड़ रुपया उसका बजट में निर्धारित किया गया है। 10 करोड़ 33 लाख महिलाओं को और ये यानी परिवारों को ये सिलेंडर लगातार जो है ये दिए जा रहे हैं, जिसमें उनको बेनिफिट दिए गए हैं। पहली बार उनको फ्री में सिलेंडर दिया गया है और आगे भी कंसेशन रेट के ऊपर गरीबों को उनकी सिलेंडर का उपयोग जो है वो होता है। क्लीन फ्यूल का असर जो है वो ये है कि 15-16 में केवल 44% परिवार ऐसे थे जिनके अंदर गैस सिलेंडर का उपयोग होता था। आज वो 63% परिवार ऐसे हैं और इसमें भी शहरी 93% है, ग्रामीण इसमें कम है। लेकिन एयर पोल्यूशन में इसमें इन सब स्थानों पर जहां जहां उपयोग होता है 13% की पोल्यूशन में कमी ये जो है दर्ज की गई है, सिर्फ इस एक काम से, जिसमें गैस सिलेंडर से घर में खाना बनता है, जो आग जलाने से धुआं होता है, सब होता है, उसकी कमी का प्रदर्शन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी भी जो स्कीमें हैं, खास करके रोज दीदी, लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की
जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी मार्केटिंग, इसके लिए भी अलग से योजना बनाई है। अभी तक 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जिसमें 10 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें 51 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। अर्थात लगभग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाओं का प्रावधान होता है, कहीं 10 से ज्यादा 11-12 भी होती हैं। तो 51 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 10 करोड़ महिलाएं इसके अंदर और सम्मिलित हैं, काम कर रही हैं। अब है टैक्स का विषय, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए उसका आपको पता लग गया है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि ये टैक्स रिबेट जो कभी 2014 हमको सबको मालूम है कि 2.5 लाख रुपया होता था, फिर इसको 5 लाख रुपया किया गया और फिर 7 लाख किया गया 2022 में, और अब 2025 में ये जो बढ़ करके और 12 लाख रुपया इसको किया है। 23 में था 7 लाख और अब 2025 में 12 लाख, सीधा एकदम 6 गुना एक प्रकार का रिबेट को मिला। आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है, जो महीने में 1 लाख रुपया कमाता है, उसको टैक्स न देना पड़े, 0 टैक्स का हो जाए, इसका प्रावधान किया है। और इसके ऊपर भी जो स्लैब्स हैं, उन स्लैब्स को भी चेंज किया गया है, जिसमें 4 लाख तक तो यानी जो 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनके भी रेट्स में अंतर किया गया है। अब 4 लाख तक निल है, 4 से 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख 10% है, 12 से 16 लाख 15% है, 16 से 20 लाख 20% है, 20 से 24 लाख 25% है और 24 लाख से ऊपर 30% है। तो जो स्लैब रेट शायद 20 लाख पर ही खत्म हो जाता था, 30% 20 लाख के बाद होता था, वो 24 लाख से हो गया। तो इसलिए 24-25 लाख रुपए तक कमाने वाले को भी अब उसमें लगभग 1 लाख रुपए का उसमें कुल मिलाकर कुशाभाऊ ठाकरे में पत्रकार वार्ता का आयोजन। वार्ता में सीएम मोहन यादव मौजूद। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से लाइव। इसमें आपने कहा कि कपास उत्पादन से कपास आधारित रोजगार तक की बात आपने कही, तो अर्थात इसमें एमएसएमई आ गई, हेवी इंडस्ट्री तक आ गई, कपड़े से बने हुए सारे उत्पाद आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, यहां तक कि हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई, जिसमें हमने 1250 रुपया महीना बहने को देकर के 5000 रुपया तक आय बढ़ाने के लिए अगर हम एमएसएमई की इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बलबूते पर हमारी 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री अगर लगेगी, तो कपास की फसल से कपड़ा, धागे से बनता हुआ रेडीमेड गारमेंट्स, और उसी में निर्यात इकाई भी जुड़ जाएगी। आपने निर्यात इकाई को भी ले लिया। आमतौर पे मैं अगर पोर्ट की बात करता तो हमारे यहाँ अटपटा लगता है, लेकिन कंटेनर के माध्यम से रेलवे का लाभ लेकर के हमारे पोर्ट से अमेरिका के मार्केट में भी कपड़े सप्लाई करना है, तो वो जो जीएसटी हमको मिलेगा, ये हम अपने समुद्र व्यापार में से भी लाभ लेंगे। ये इसकी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको धन्यवाद इस माध्यम से भी देना चाहूंगा कि आपने हमारी औद्योगिक संरचना को लेकर के जो अभियान चलाया है, कमोबेश उसके भी पूरे सेक्टर को कवर कर लिया है। उसमें हमारे फुटकर मजदूर जो रोजमर्रा में काम करते हैं, गिग वर्कर्स जो अपने अपने ढंग से जॉब ढूंढ करके उनके अपने काम है, उसी प्रकार से लंबे समय तक चलने के लिए जो आपने इनकम टैक्स स्लैब की बात कही, तो इसमें भी सब सेक्टर जुड़ गए, इसमें भी कोई सेक्टर छूट नहीं रहा। एक एक करके आपने जो 12 लाख तक के स्लैब की बात कही है, तो हमारे पास में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। 16 लाख वालों को भी 50,000, 18 वालों को भी 70,000, पता नहीं इतने प्रकार से आपने जोड़ बाकी कर लिया। ये तो मेरे बेटी अटपटा भी लग रहा है, लेकिन मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। हमारे अपने युवा वर्ग के लिए, स्टार्टअप के लिए भी 10 करोड़ से 20 करोड़ तक की बात कही, तो हमने अपने 27 क्षेत्र जो आपने फोकस किए, जिसमें आपने कहा कि ऋण गारंटी शुल्क को 1% कम करेंगे, तो ऐसे इनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर हमारे युवा वर्ग को इसका लाभ मिले। इसी प्रकार से सूक्ष्म उद्यमियों को भी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी। ये बहुत बड़ी एक तरह से राहत भी है, और इसमें आगामी 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण आप उसके माध्यम से देने वाले हैं। तो हम मान के चलेंगे बड़े पैमाने पर हम इसको अपने आप में कवर कर लेंगे।
टूरिज्म सेक्टर में भी आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के साथ साथ होम स्टे तक में मुद्रा लोन देने वाले हैं। तो ये होम स्टे हमारे लिए कई मायनों में, बड़ी होटल तो हम कर देते हैं, स्टार होटल हम कर देते हैं, लेकिन होम स्टे करने की बात जब हम करते हैं तो हमको मालूम है हमारी अमरकंटक से लेकर के नर्मदा जी की जहां गुजरात के पास तक की पूरी यात्रा में बड़े पैमाने पे हमने धार्मिक पर्यटन में भी होम स्टे की संभावना ढूंढी है, जिसमें हमारे सभी धार्मिक पर्यटन स्थल पे बड़े पैमाने पर लोगों को रुकने की व्यवस्था ग्रामीण अंचल में भी हो जाए। उसमें हम अगर मदद करेंगे तो ये गांव की दृष्टि से, गांव की आय की दृष्टि से भी बड़ा एक निर्णायक भूमिका हो जाएगी। इसमें आपकी तरफ से एमएसएमई में उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी बेहतर इत्यादि प्रकार की जो निवेश और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाने के लिए आपने 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाने के बारे में जो आश्वासन दिया, इससे हमारे सभी टेक्निकल कॉलेज भी अपनी हमारी एक तरह से आईआईटी की सेक्टर तक ले जाने की जो हमारी कल्पना है, ये उसमें मदद करेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कहा आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र और मत्स्य पालन में भी दोहन के लिए विशेष रूप से आपने ध्यान दिया, तो हमारी जितनी भी जल संरचना है इस सब में मत्स्य पालन की बड़ी संभावना है और उस पर हम ये पूरा लाभ लेंगे। यद्यपि आपने इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह तक जोड़ करके इसमें प्लान देखा है, लेकिन अभी हमारे नर्मदा सागर हर एक बड़े बड़े तालाब और अब तो बाण सागर, रीवा हो या नर्मदा की वेदी के सभी हो, अब तो नदी जोड़ों का माध्यम से भी जो आपने दूसरी बड़ी लाभ दिया है। हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पर काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूंगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद पार्वती कालीचंद चंबल वाला योजना और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले, तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ाने देने वाला हिस्सा। जब हम औद्योगिकरण तो महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग, इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। जिसमें आपने कहा वेट ब्लू लेदर पर अब मूल सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो ये उसी को वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका लाएगा। मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और पीवी सेल, ईवी बैटरी, ऑटो मोटर, खास करके हमारा तो पीथमपुर का तो ऑटोमोटिव पूरा सेक्टर है, ये पूरा परिस्थिति तंत्र भी सुधारेगा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण करेगा। और आपने बैटरी से उत्पाद को बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने में मदद की, तो ये हमारा नर्मदापुरम का इंडस्ट्रियल और सभी तरफ से हमें बैटरी उद्योग को लगा। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग, इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। जिसमें आपने कहा वेट ब्लू लेदर पर अब मूल सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो ये उसी को वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी। चलिए आपको सीधे अब लिए चलते हैं कुशाभाऊ ठाकरे भोपाल, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रेस वार्ता कर रहे हैं। को बढ़ाने वाला है, जिसके माध्यम से हम शहरों के आगामी 25 साल तक के प्लान बनाए। अमृत काल जो 47 तक का है, तो जब हमने उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर 5 जिलों को मिलाकर के एक बृहद परियोजना वहां की बनाई,
दूसरी परियोजना भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इससे जोड़ करके जो प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके इस कोष का लाभ हमको निश्चित रूप से मिलेगा, जिसमें आपने 10,000 करोड़ का आवंटन कराया। मैं मान के चलता हूं कि बताने के लिए तो बहुत है, अब थोड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए भी छोड़ दूं, लेकिन मेरा मन नहीं पर मान रहा, कुछ और चीजें बताने की इच्छा हो रही है। जो आपके माध्यम से हमारे तुअर दाल, अरहर दाल, जो दाल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, ये हमारे कृषि प्रदेश के लिए एक तरह से जीवन दान का काम करेगा। हमारे कई प्रकार के दाल के माध्यम से ये मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बड़ी भूमिका रहेगी। आपने एक और बड़ी बात युवाओं की दृष्टि से कही है, तो हमारा अपना लगभग 1.5 करोड़ युवा मध्य प्रदेश के अंदर है। ऐसे में युवाओं को लेकर के सभी प्रकार के सेक्टर के लिए हमने जो आपने ज्ञान शब्द को परिभाषित किया है, माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं प्रेस को बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार जब आपने ये बजट दिया, उस भावना के पहले ही हमने ज्ञान के चारों शब्दों में से गरीब, युवा और अन्नदाता की नीति अभी आने वाली है, जो 8 दिन में आ जाएगी, तो नारी, ऐसे करके 3 सेक्टर पे हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के स्तर में नीति को हमने बना ली, जिसमें सरकार के सभी अंगों को जोड़ करके इनको कैसे फोकस किया जाए, इनकी जीवन में बेहतरी कैसे की जाए। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहेंगे, अकेले युवा वर्ग के लिए हमने कल्पना की कि 2028 तक सर्विस और गैर सरकारी दोनों तरह से 70% से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करा देंगे। अकेले हमारी उस युवा नीति का परिणाम है। इसी प्रकार से नारी सशक्तिकरण को लेकर के भी उसमें हमारी नीति बहुत अच्छी है। ये कुल मिलाकर के जैसे आपने कहा कि कोबाल्ट पाउडर, अपशिष्ट, लिथियम, आयरन बैटरी, ये 12 प्रकार के अलग अलग खनिजों को जो छूट देने का निर्णय किया है, ये छोटा नहीं है। जब माइनिंग का हमारा सेक्टर है, हमारे यहाँ तो सभी प्रकार के खनिज में अब तो सोना भी मिल रहा है, हीरा तो मिलता ही मिलता था, तो हम तो ये मान के चलते कि आपने सारे सेक्टर को जोड़ा है, तो ये इसका लाभ हम निश्चित उठाएंगे, जिसमें सीसा, जस्ता और आप तो पता नहीं आगे तक बहुत सारी बातें जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आज के इस अवसर पर सारे मित्रों के साथ आपने मध्य प्रदेश में आकर के पुनः जब अपने इस सारी बातों को रखा है, तो ऐसे में हमारा प्राचीन गौरवशाली अतीत की बात भी इसमें मैं बताना चाहूंगा। आपने कहा कि हमारी पांडुलिपियों के विरासत पे सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, निजी संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर के आपने कहा ज्ञान भारतम मिशन योजना की बात कही, तो हमारे यहाँ के सभी संग्रहालयों पर पुरातत्व विभाग के माध्यम से मिलकर के हमने बड़े पैमाने पे इस पे काम चालू किया है, और अपने आप में इसके माध्यम से बड़ा लाभ मिल जाएगा। जिसमें सिंधिया प्राच्य इंस्टीट्यूट उज्जैन में 14 करोड़ की लागत से हमने उसका पुनर्निर्माण भी चालू किया, जहां 500 साल से लेकर 2500 साल पुरानी पांडुलिपियों का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आह्वान कर रहे हैं, सिक्कों का संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे कई सेक्टर में आपका लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर मेरे ख्याल से मैं इतना ही बोलना पर्याप्त समझूंगा, समय के साथ धीरे धीरे बात आएगी। लेकिन अंत में एक एयर कार्गो की बात आपने कही, मैं उस बात को बोलते हुए अपनी भूमिका समाप्त करूंगा। जब हमने बृहद परियोजना की बात कर दी इंदौर भोपाल की, तो ऐसे में भविष्य में एयर कार्गो पे भी हमारे राज्य के अंदर, क्योंकि एयर कार्गो अभी एक बड़ी संभावना वाला एक सेक्टर है मध्य प्रदेश के साथ, ये अच्छी बात है कि वो सब सेक्टर में काम करने के लिए अपने राज्य में भी सक्षम है, लेकिन सबके साथ पूरे देश के मध्य में भी बैठा हुआ है। ऐसे में हमारे लिए सड़क यातायात, रेल यातायात, ये तो सुगमता है, लेकिन पोर्ट और बाकी जगहों को पहुंचाने के लिए समय लगता है। ऐसे में आज के जमाने में एयर कार्गो की बहुत बड़ी संभावना, जहाँ सभी प्रकार के माल को हम देश और दुनिया में सरलता से पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, और ये सारी अपने उस एक एक बजट की योजनाओं का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सभी मध्य प्रदेश के विकास के गीत आपके सुमधुर स्वरों में हम सबको आनंदित कर रहे थे, और इसके बाद अंतिम चरण में आपके प्रश्न, और उसके बाद एक सहभोज में सभी आप आमंत्रित हैं। कुछ प्रश्न अभी ले लेते हैं और कुछ हमारे नेतागण उस सहभोज में भी रहेंगे, कुछ वहां ले लेंगे। तो एक तरफ से सबसे पहले सुचन्ना दीदी से प्रारंभ कर देते हैं।
ये मध्य प्रदेश के साथी है वैसा बिना उसके दी बोलिए।